नमस्कार, मैं सुमित तिवारी द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत में मध्य प्रदेश के सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा जी जुड़े हुए हैं। उनसे आज खास बातचीत करेंगे, रिपोर्ट कार्ड लेंगे कि मध्य प्रदेश में कैसा काम हुआ, उनका क्या योगदान रहा मध्य प्रदेश के लिए। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। मेरे पास 2 विभाग हैं, एमएसएमई और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एमएसएमई में फर्स्ट टाइम हमने मध्य प्रदेश में क्लस्टर का कंसेप्ट दिया। आज 100 से ज़्यादा हमने क्लस्टर बनाए। हमने पहली बार क्लस्टर्स में केवल ज़मीन अलाटमेंट या कंट्रोल के इशू के बजाय उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे कम की जाए उसके बारे में भी बहुत चिंतन और मनन किया। उनके साथ बैठ के इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ फॉरवर्ड और बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हुए एक क्लस्टर को एक प्रोडक्ट विशेष के लिए बनाने का जो प्रयास किया, उसके कारण 25 से 30% जैसे फर्नीचर की कास्ट कम हो गई। तो कम हो गई तो चाइना का इंपोर्ट पे असर आ गया। तो अभी तक सरकारी तंत्र में ये व्यवस्था नहीं होती थी। सरकारी तंत्र सिर्फ लाइसेंसिंग पैटर्न पे अपने आप को लिमिट करता था या कंसेशन देने पे। अब पहली बार वो फ्रेंडली बनकर उनके हर कदम पर सरकार उनके साथ खड़ी हुई है। दूसरा विषय आता है कि रोजगार। इंडस्ट्री जहां बार बार बोलती है कि हमें ट्रेंड मैन पावर नहीं मिल रहा है, और अगर हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हर गांव में नौजवान बोलता है कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा है। गैप कहाँ है? इस गैप को जब गहराई से अध्ययन किया तो पता चला कि कुछ 15 साल पहले जितने भी सब स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग कॉलेज, MBA BBA के कॉलेजेस, सामान्य ग्रेजुएशन के कॉलेजेस, उनका पढ़ाई का जो आज की ज़रूरत के अनुरूप उनकी पढ़ाई ना होने के कारण वो अनएम्प्लॉयबल रह गए। वो जो सब स्टैंडर्ड एजुकेशन उन बच्चों को वाइट कॉलर क्रिमिनल, ये मेरी विधानसभा के बहस में भी हिस्सा बना, वो बनती थी। धीरे धीरे हमने एजुकेशन का सिस्टम बदला। तो बेरोजगारी का कारण सब स्टैंडर्ड एजुकेशन है। क्योंकि आज मैं बात करूं, मुझे याद है 1.5 साल पहले एक घटना हुई। TCS इन्फोसिस को हमने जब नोटिस दिए तो उन्होंने कहा हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो पूरे जितने हमने कमिट किया उसके लिए बनाया, लेकिन हमें ट्रेन मैन पावर नहीं मिल रहा है। मैंने यूनिवर्सिटी से बात करी, वो बोलते हमारा कोर्स जो 10 साल में डिज़ाइन होता था, पहले जो सिस्टम था तो वो उस हिसाब से होता है, और टेक्नोलॉजी IT हो या इंडस्ट्री हो, इसमें हर 3 से 4 साल बदल रही है। तो जो बच्चा निकल रहा है वो आज की टेक्नोलॉजी का फ्रेंडली नहीं निकल रहा है। तो वो जब समन्वय किया तो इन्होंने 6 महीने में 10,000 बच्चों को रख लिया TCS इन्फोसिस ने। तो जो ज़रूरत है वो समस्या को समझकर हल करने के प्रयास की है। अब हमें अगर समस्या को हल करने की जब बात कर रहा हूँ तो उसको हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारा यूनिवर्सिटी का कोर्स कितना फास्ट कन्वर्ट हो रहा है, हमारे उस कोर्स में फॉलो द इंस्ट्रक्शन कितना है, अप्लाई द माइंड कितना है एजुकेशन में। क्योंकि इंटरनेशनल और भारत के एजुकेशन का मूल अंतर ही यही है कि भारत में फॉलो द इंस्ट्रक्शन पे पढ़ाई चल रही है, विदेशों में अप्लाई द माइंड पे चल रही है। तो विल हैव टू कन्वर्ट ऑल दोज थिंग्स, एंड वो बहुत तेज़ी से अब नई शिक्षा नीति में ये सब परिवर्तन आए हैं। उस कारण तेज़ी से रोजगार आ रहा है, पैकेजेस बड़े हो रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा युवा देश होने के कारण पूरी दुनिया के हर शहर में धीरे धीरे भारतीय जाके अपनी पोजीशन बना रहा है। मेरा सवाल वही था, आप युवाओं की बात कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश में युवाओं के उद्योग के लिए क्या किया गया है, उद्योग बढ़ावा के लिए क्या किया गया है? देखिए अभी आप शायद स्लिप कर गए कि मैंने बोला 100 से ज़्यादा मैंने क्लस्टर बना दिए। 5,000 इंडस्ट्री क्लस्टर में आ गई, 10,000 इंडस्ट्री दूसरे तरीके से आ गई। ये पहली बार ऐसा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक दिन में 1890 इंडस्ट्री का एक दिन में भूमि पूजन किया था 2.5 साल पहले, कोरोना के होने के बाद।
और उसमें से 1750 का प्रोडक्शन शुरू हो गया। ऐसे 10,000 से ज़्यादा इंडस्ट्री चालू हो गई। ये मध्य प्रदेश के रिकॉर्ड में कोरोना के बाद 2.5 साल की परफॉर्मेंस का ये रिजल्ट है सामने। अच्छा, लेकिन एक तरफ कमलनाथ लगातार आरोप लगाते हैं आपके सरकार पर और आप लोगों पर कि मध्य प्रदेश में युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया गया है, युवाओं के लिए पढ़ाई के लिए कुछ नहीं किया गया है, दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया, आदिवासी के लिए कुछ नहीं किया गया है। जवाब कैसे देंगे? देखिए, बहुत सीधी बात है। विपक्ष के नेता हैं, सबसे सीनियर नेताओं में से एक नेता, अगर हम मध्य प्रदेश के नेताओं में गिने तो एक सीनियर नेता में से एक नेता है। उन्हें गलत कहना तो उचित नहीं होगा, लेकिन करेक्शन करना मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। करेक्शन में मैं अगर ये कहूँ कि वो इंडस्ट्री और कॉमर्स के मिनिस्टर रहे, उन्होंने मध्य प्रदेश में कितनी सरकार या अन्य लोगों की इंडस्ट्री की बात करी। अगर मैं उनके क्षेत्र की बात करूं तो कोल माइन आज भी ट्रेडिशनल पुराने तरीके से क्यों माइनिंग हो रही है, क्यों उन आदिवासी और गरीब लोगों के परिवार के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, कितना उनकी माइनिंग के दौरान कार्बन इमिशन जो होता है वो उनके फेफड़ों में जाके उनकी लाइफ का साइकिल कम कर रहा है, क्यों नहीं वो आज तक कोल गैसिफिकेशन पे गए, क्यों नहीं कोल को लिक्विडाइज करके लिक्विड फॉर्म में लेके उसको किया ताकि कार्बन का इमिशन कम हो जाए। टेक्नोलॉजी उनने कभी अपने क्षेत्र में नहीं आने दी। उनने उन गरीब लोगों के साथ कभी भी न्याय करने के बारे में उनके मन में विचार ही नहीं आया होगा, क्योंकि उनने वो चीज़ महसूस ही नहीं करी उनने के जीवन में। लेकिन मैं ये बात गंभीरता से कह रहा हूँ, आज वो एरिया माननीय मोदी जी ने मिलेट मिशन में सबसे ऊपर लेके चले गए। क्यों? और ये भी अगर कोल गैसिफिकेशन हो जाता ऑटोमेशन में तो कितने परिवारों की लाइफ बढ़ती। क्योंकि ये तो हम समझते हैं कि कोल माइंस में जब आदमी काम करता है तो कार्बन भी उसे इनहेल करना पड़ता है, उसके शरीर में भी उसके असर आते हैं। वहाँ की एवरेज लाइफ साइकिल आप देखें, उनकी एवरेज बीमारी, क्या आज तक उनके पास उनके हर नागरिक का डाटा है कि किस किस के मेडिकल का स्टेटस क्या है? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि मेरी विधानसभा में मेरे हर नागरिक में से 80% लोगों का पूरा मेडिकल डाटा मेरे कंप्यूटर पर उनकी मोबाइल पे है, उनकी आभा आईडी पे है। चाहे उनका ईसीजी हो, चाहे उनके हार्ट, लीवर, किडनी, बोन डेंसिटी, थायराइड, बीपी, शुगर, इन सब लंग्स की कैपेसिटी, ऑक्सीजन इनहेल करने की, रिटेन करने की कैपेसिटी, ये सब डाटा उनके मोबाइल पे है और साथ ही मेरे कंप्यूटर पे है, ताकि मैं प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के माध्यम से बीमारी 90% रोक रहा हूँ। क्या वो नहीं कर सकते थे? वो कई बार मुझे तो सुन के ताजुब होता है कि ये मॉडल वो मॉडल नाम दे, लेकिन मुझे तो नहीं पता कि मुझे तो ऐसा कोई नहीं लगा। मैं 2 बार छिंदवाड़ा गया, मुझे तो कहीं से भी फॉरवर्ड नेशन नहीं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट नहीं लगी। वहाँ की गरीबी को देख के मुझे तो नहीं लगता है कि वहाँ कोई जागरूकता से किसी नेता ने अपलिफ्टमेंट का बात करी हो। मेरे यहाँ मैं अगर बात करूँ तो मेरे यहाँ आंगनवाड़ी के किसी भी आंगनवाड़ी को किसी भी प्ले स्कूल से कन्वर्ट करके देखिए। मेरे यहाँ अगर मैं बात करूँ तो 9th से 12th के सब बच्चों को मैं ऑनलाइन एआई और एनिमेशन और लैंग्वेज सिखा रहा हूँ 100% ग्रामीण होने के बाद भी। मेरे यहाँ 11वीं का बच्चा एनिमेशन से कुछ भी डिज़ाइन कर रहा है, फिल्में बना रहा है, कार्टून बना रहा है और एडिशनल काम कर रहा है। तो क्यों नहीं वहाँ कर पाई है? ये तो इतने साल तक केंद्रीय मंत्री रहे, यहाँ से ज़्यादा पावरफुल डिपार्टमेंट उनके पास रहा, खुद मुख्यमंत्री भी रहे, विपक्ष के नेता की हैसियत से भी काफ़ी काम कराने की क्षमताएं होती है। कुछ करा के बताते, किसी का वास्तव में अंतिम छोर के व्यक्ति का उदय करा के बताते। वो केवल अपने कार्यकर्ताओं की सीमा के बाहर निकल पाए क्या? या पूछ के देखिए, समझ के देखिए। मेरा अगला सवाल आपसे, एक आपका योजना था जो काफ़ी प्रचलित हुआ था, काफ़ी पॉपुलर हुआ था, सीखो सीखो और कमाओ। तो उस योजना के बारे में क्या कहेंगे? सीखो कमाओ क्या सक्सेसफुल रहा है? बेसिकली सीखो कमाओ
दो समस्याओं के समाधान के रूप में मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई। पहली समस्या थी सब स्टैंडर्ड एजुकेशन के द्वारा पास आउट बच्चा तुरंत एम्प्लॉयबल नहीं होता है, और कंपनी बोलती है कि भैया तुम्हारा एक्सपीरियंस और तुम्हारा आज के सब्जेक्ट का कितना अपडेशन है। तो एक समस्या वो थी। दूसरा बेरोजगारी भत्ता, जो आपके सम्मानीय उस समय के मुख्यमंत्री जी ने विपक्ष के नेता के रूप में घोषणा करी और मुख्यमंत्री के काल में वो कर नहीं पाए, बेरोजगारी भत्ता। तो जब हमने दोनों के बारे में गहराई से मंथन किया तो ये सीखो कमाओ योजना उसका आउटपुट निकला, क्योंकि 6 महीने साल भर में बच्चे की ट्रेनिंग किसी स्पेसिफिक जॉब की स्पेसिफिक काम के रूप में दी जाए और उस समय उसको बेरोजगारी भत्ता से ज़्यादा की पैसा दे के उसका स्टैंडर्ड लाइफ साइकिल भी स्मूथ कर दी जाए और उसके बाद वो आत्मनिर्भर हो जाए। क्योंकि अगर वो काम सीख जाएगा और इंडस्ट्री में 1 साल का उसको अनुभव हो जाएगा तो फिर उसको जॉब की कमी नहीं है। आज मध्य प्रदेश में जॉब नौकरियों की कमी नहीं है, लेकिन उस नौकरी के रिक्वायरमेंट के अनुरूप यूथ तैयार नहीं मिल रहा है। तो रोजगार वाले बोल रहे हैं कि उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है और कंपनी वाले बोलते हैं कि उन्हें ट्रेन मैन पावर नहीं मिल रही है। तो ये इन दोनों का मिश्रण से दोनों की समस्या को मिलाकर एक स्वरूप के रूप में पेश किया गया। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत अब को बहुत आगे बढ़ चुका है पिछले 8 से 10 सालों की बात करें तो जो मोदी जी का सपना रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को विश्वगुरु बनाएंगे, तो उस सपने को मध्य प्रदेश कितना साकार कर रहा है, कितना उनके कदम पे कदम मिला के चल रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मुझे अच्छी तरीके से याद है 2015 में मैंने सबसे पहले मेरी विधानसभा के सभी सरकारी स्कूल को हायर सेकेंडरी के डिजिटल किया। मेरे वहाँ के सब बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई होती है। 50% टीचर पढ़ाता है, 50% ऑनलाइन शिक्षा होती है। उन्हें अलग अलग चीज़ें सिखाई जा रही है। हमारे माननीय मोदी जी की निर्देशानुसार मुख्यमंत्री जी का उसमें डायरेक्शन था। उन दोनों को मिलाकर जब हमने एआई और एनिमेशन और कोर्सेस अलग अलग टाइप के चला के स्कूल और कॉलेज में ये ज्ञान देने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज ये सोच रहे हैं कि हर गांव में कैसे हाई स्पीड नेट उपलब्ध हो। कल ही मैं यहाँ बैठा था, मैंने BSNL के GM को भी बुलाया था, हमारे IT विभाग की टीम भी बैठी थी। हम सब ने बैठ के किया कि कैसे इंटरनेट की हाई स्पीड इंटरनेट गांव में अवेलेबल रहे, कैसे गांव में वाईफाई जोन ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नेट के माध्यम से पूरी दुनिया से अवगत कराएं। तो हमने उसका एक मॉडल बनाया। मैंने कल ही तय किया कि मेरी विधानसभा में 50 जगह इससे वाईफाई जोन क्रिएट करके 1 किलोमीटर का रेडियस बनाकर उसे ज्ञान का हब बनाया जाए। हम अभी 2000 लैपटॉप हम 9th से 12th के बच्चों को बांट रहे हैं, ताकि वो पढ़ाई के साथ साथ अपने जीवन की और सपने भी देख सके, नेट पे अपनी क्रिएटिविटी लाए, वर्किंग करे और वो आने वाले समय की ज़रूरत के अनुरूप हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि आने वाले 3 साल में हर परिवार में से एक सदस्य को डिजिटल टेक्नोलॉजी का ज्ञान हो। हम उसके लिए प्रयास करें, शिक्षा पैटर्न में बदल रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा था, अभी मैंने जो स्कूलों में मेरे 9600 बच्चों को ये जो मैं सिखा रहा हूँ, इसका आइडिया भी एक और विषय हुआ था। एक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय साइंस फिल्म महोत्सव हमने भोपाल में पहली बार मनाया। उसमें हमने जब अवार्ड दिए तो देखा बिहार के स्कूल के बच्चों ने अपने मोबाइल पे कुछ कार्टून और कुछ फिल्में बनाई और उनको नेशनल अवार्ड मिला और इंटरनेशनल अवार्ड मिला। तब से मेरे समझ में आया कि हमारे बच्चों में अथाह कैपेसिटी है। उस कैपेसिटी को डायरेक्शन की ज़रूरत है, उस कैपेसिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, उस कैपेसिटी को थोड़ा सा पीठ बल चाहिए। तो वो दुनिया की हर चीज़ को अचीव करने में, आज अगर मैं कहूँ कि अमेरिका का पूरा IT बिजनेस
में 60% से ज़्यादा इंडियन इंजीनियर्स काम कर रहे हैं। अगर मैं आज बात करूं कि अमेरिका में 1,10,000 इंडियन डॉक्टर काम कर रहे हैं, आज अगर मैं ये बात करूं हर छठे अमेरिकन का इलाज इंडियन डॉक्टर कर रहा है, तो हमारे में कैपेसिटी है। लेकिन कैपेसिटी को यहाँ पर हम उस दौरान कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली की उपलब्धता नहीं थी। जब हम 2003 में मंत्रालय में आए, उस समय बिजली 2700 मेगावाट थी, जबकि हमारी डोमेस्टिक ज़रूरत 6000 मेगावाट थी। तो इंडस्ट्री आगे 10 साल नहीं बढ़ी, क्योंकि जब तक हमारी बिजली सरप्लस नहीं होगी। 15,000 मेगावाट जिस दिन क्रॉस किया बिजली ने, उस दिन कई उद्योगपति आने लगे। जिस दिन हमारे सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो गया, उस दिन आदमियों को विश्वास हो गया कि अब मध्य प्रदेश में काम करने से फ़ायदा है, क्योंकि ये सेंटर पॉइंट है। यहाँ से हम 70% पॉपुलेशन को विद इन 24 आवर्स कोई भी चीज़ की डिलीवरी कर सकते हैं। तो ये सब कॉम्बिनेशन धीरे धीरे जब इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा, जब हमारी बेसिक नीड्स फुलफिल हुई, तो आगे का काम शुरू हुआ। अच्छा, बिल्कुल। जो आप सारी योजनाओं के बारे में बात कर रहे थे, योजनाओं का क्या असर अब ज़मीनी हकीकत दिखाई दे रहा है? क्या युवा हमारे आगे बढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश की? बिल्कुल बढ़ रहा है। अगर 10,000 इंडस्ट्री चालू हो गई अगर कोरोना के बाद 2 साल में, तो क्या पीछे हो रहे हैं या आगे बढ़ रहे हैं? ये तो आंकड़ा आप कैलकुलेट करके बताओ मुझे। सवाल पूछने के साथ साथ ये भी सोचिए कि अगर 10,000 इंडस्ट्री चालू हो गई, लाखों लोगों का रोजगार क्रिएट हो गया, तो हम आगे बढ़ ही रहे हैं, व्यवहारिक रूप से इस्टेब्लिश्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। हमारे साथ साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ओम प्रकाश सकलेचा जी जुड़े हुए थे। सारे सवालों का जवाब उन्होंने बड़े ही बेबाकी से दिया। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, भोपाल।